मैंने टीएमसी वालों को बोला कि लड़ाई राजनीति क्या है, तो आप मैदान में आइए लड़िए, वहाँ अंकल के पास क्यों जाते हैं। तो चुनाव होता है पब्लिक के सामने, पब्लिक डिसीजन लेती है किसको जिताना हराना है, इसका काम ठीक ठाक है। या इस समय एक बड़ा विवाद चल रहा है गवर्नर साहब को लेकर। एक महिला ने जो कि राजभवन में काम करते आरोप लगाया कि उनका मोलेस्टेशन हुआ है। ये सारे के सारे वही कॉन्स्पिरेसी है जिन्होंने गवर्नर को काला झंडा दिखाते हैं, गो बैक बोलते हैं, उनकी गाड़ी रोकते हैं रास्ते में। इसके पहले वाले गवर्नर के साथ भी ऐसे ही करते थे। जब नारा आपकी पार्टी ने दिया 400 पार, तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि जब आप 400 सीटें देंगे तब जाके भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में होगी कि जहां से वो संविधान में एक बदलाव कर पाए। लेकिन बीजेपी को राजनीति करता है संविधान का आधार पर, और उसके दायरे में कभी नहीं गया बाहर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी देश की लोकतंत्र को, देश की एकता को, अखंडता को चैलेंज करती है। ऐसी कोई धाराओं को बदलना है तो वो भी बदल जाएगा। शुभेंदु अधिकारी हुए या और एक दो नेता हुए, उनसे दिलीप घोष की पार्टी ने बहुत कांटों वाली टक्कर, आपस में ही खींचतान मची है। तो ऐसे में नुकसान आपका हो सकता है। ये कहानी आप लोगों ने बहुत गढ़ा है। अटल जी आडवाणी की लड़ाई रही इतिहास में, फिर आडवाणी जी मोदी जी का लड़ाई रही, आप ऊपर स्तर पर हो, उसके पहले भी रहा। अब बंगाल में मैं आया तो मुझे अध्यक्ष बनाएगा, मेरे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल सिन्हा थे। कहानी चला कि राहुल सिन्हा दिलीप घोष को बहुत लड़ाई है। ये मीडिया का टीआरपी बढ़ाने के लिए, समय बिताने के लिए ठीक है। भाजपा लड़ रहा है, भाजपा एक परिवार है और इसलिए भाजपा जीतता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे थोड़ा सा और मुझे बता दीजिए। मुझे नहीं बोलना है, बॉन्ड पर बोलने के लिए बहुत लोग हैं। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हम लोग पश्चिम बंगाल में हैं इस समय, और पश्चिम बंगाल में जो राजनीति है इस समय पूरे उफान पर है। एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं। कहने को तो टीएमसी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां अलग से लड़ रही हैं। इन सब के बीच में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो खबरें पहुँचाई जाएँ जो कि आपके हित की हैं और जिनसे थोड़ा सा एक समझ बन सके हमारी आपकी कि चुनावों में इस समय चल क्या रहा है। और ये जो सारी कवरेज है न्यूज़ लॉन्ड्री की, तमाम हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे एनएल सेना और न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का इलेक्शन फंड है, उसके ज़रिए हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आपकी मदद से ये खबरें आप तक पहुंचा रही हैं। इनमें किसी तरह की कोई विज्ञापन नहीं है, किसी तरह का कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। तो आप पब्लिक इंटरेस्ट के जर्नलिज्म को मदद करने के लिए हमारे इलेक्शन फंड को ज़रूर सपोर्ट करें। आज हम जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका रुतबा बहुत ख़ास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के नज़रिए से देखें तो आज जहां पर वो पार्टी खड़ी है उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका है वहां तक ले आने में। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर 35 साल तक वामपंथी पार्टियों का शासन था। उसके बाद पिछले 15 साल से 3 टर्म से लगातार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन उसको कोई चुनौती जिसने दी है वो है भारतीय जनता पार्टी, और जिसके नेतृत्व में चुनौती दी गई है वो व्यक्ति हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल इकाई के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ दिलीप घोष हैं, सांसद हैं इस समय। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। धन्यवाद। तो जो मेरा पहला सवाल है, आप पहले नेता हैं जिनको इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मिला कि आप थोड़ा सा अपने इलेक्शन कैंपेन को उसमें नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें। और उसके जवाब में मैं यहाँ के मीडिया का एक वो देख रहा था, एक बाइट तो दिखा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन मौसा की तरह से बिहेव करता है, वो डांटता रहता है, कुछ बार बार नाराज़ रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो मौसा की तरह से बिहेव करते हैं? मैंने टीएमसी वालों को बोला कि लड़ाई राजनीति क्या है, तो आप मैदान में आइए लड़िए, वहाँ अंकल के पास क्यों जाते हैं। अच्छा, तो अंकल तो सबको डांटने वाले हैं, उनका देखने का काम है सब ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन आप लड़ाई उनकी मदद से लड़ोगे कि पब्लिक की मदद से लड़ोगे। मैंने ये बोला था। कोई बात हो कंप्लेन करने के इलेक्शन कमीशन को चले जाते हो, गवर्नर के पास चले जाते हो, और जब आपके पास अदालत आपके अगेंस्ट जाता है, सीबीआई ईडी आता है, तो उसके खिलाफ लड़ जाते हो। तो चुनाव होता है पब्लिक के सामने, पब्लिक डिसीजन लेती है किसको जिताना हराना है, इसका काम ठीक ठाक है। तो वहाँ जाने के लिए हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संदेश खाली जैसा घटना जिला जिला में हो रही है। टीएमसी की यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, पार्टी बैकफुट पर है।
तो उनको बहाना ढूंढना पड़ रहा है कि कैसे बचे इस इलेक्शन से, इसलिए बार बार वो लोग ऐसा करते हैं। तो आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ कमीशन के बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं बोला कि नोटिस आएगा, हम जवाब देंगे। ये यहाँ की राजनीति ऐसी वो चलती कुछ करता नहीं है, ये इसका नहीं, क्या ऐसा मतलब? नहीं बोले हम। अच्छा, कंप्लेन क्यों करते हो वहाँ जाकर? मेरे प्रतिपक्ष मैंने बोला कि लड़ाई तो मैदान में है, जी। कोई आपको ना चुनाव कमीशन जिताएगा ना कोई और जिताएगा, जिताएगा तो पब्लिक, उसके सामने जाओ। आपने गवर्नर साहब का जिक्र किया, इस समय एक बड़ा विवाद चल रहा है गवर्नर साहब को लेकर। एक महिला ने जो कि राजभवन में काम करते आरोप लगाया कि उनका मोलेस्टेशन हुआ है और गवर्नर साहब के ऊपर ये बहुत सीरियस चार्जेस लगाए। उस मामले पे जांच वांच भी चल रही है, पुलिस ने केस भी दर्ज किया, लेकिन आपका क्या? ये सारे के सारे वही कॉन्स्पिरेसी है जिन्होंने गवर्नर को काला झंडा दिखाते हैं, गो बैक बोलते हैं, उनकी गाड़ी रोकते हैं रास्ते में। इसके पहले वाले गवर्नर के साथ भी ऐसे ही करते थे। हमारे मंत्री हमारे पार्टी में थे, बाबुल सुप्रियो यादवपुर यूनिवर्सिटी में गए तो उनको घेर कर उसको मारने लगे, गाड़ी घेरे, उसको थप्पड़ मारे। तो ये विरोधियों को ऐसा, जो उनका खिलाफ जाएगा, उनका ये सब करतूत का विरोध करेगा, उसका साथ ऐसा ही करेंगे। मेरे साथ भी हुआ, 10-12 बार मैंने गाड़ी तोड़ा, 50 बार काला झंडा दिखाते हैं, लेकिन मैंने उसके खिलाफ लड़ा तो पब्लिक हमको सपोर्ट किया। आज बीजेपी खड़ा है उनके सामने, तो इसलिए ये जो गुंडागर्दी की राजनीति है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और वो बंद करेंगे। यहाँ से बंगाल की जो बदनाम हुई है, जो इमेज खराब हुआ इनके चलते, तो बंगाल के लोग प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग में विश्वास करते हैं, उनको भ्रष्टाचारी बना दिया। यहाँ की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस से लेकर सरकारी कर्मचारी को मजबूरन भ्रष्टाचार में उतरना मजबूर कर दिया, उससे पैसा उगाते हैं। जितनी रिसोर्सेस हैं, बालू है, कोयला है, पत्थर है, गाय की तस्करी होती है, सब इनके पार्टी के लोग उसमें जुड़े हुए हैं और पार्टी उससे लाभान्वित होती है। तो इसका बंद करना, इसका खिलाफ हमारा लड़ाई है। और जो इसका विरोध करेगा उसको किसी न किसी प्रकार से बदनाम करना। और गवर्नर के पीछे भी काफ़ी दिन से पड़े हैं और ये कॉन्स्पिरेसी सबको मालूम है कहाँ से क्या हो रहा है, ये वही है। अच्छा, सबको पता है। पर मैं ये गवर्नर साहब को लेकर यहाँ पर एक और लड़ाई, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी का मामला हुआ, तो गवर्नर साहब भी एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, उनकी जो जिम्मेदारी है यहाँ संविधान के दायरे में रह के वो काम करते हैं। अगर कोई ऐसा काम उन्होंने किया है कि संविधान के बाहर जाके, उनका इख्तियार के बाहर है, उसका कंप्लेन करने के ऊपर कोई है, वो वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं संविधान की बात वो सही जगह पर है। संविधान की आपने बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई सारे भाजपा के नेताओं का बयान आया है हाल फिलहाल के दौर उसमें, और जब नारा आपकी पार्टी ने दिया 400 पार, तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि जब आप 400 सीटें देंगे तब जाके भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में होगी कि जहां से वो संविधान में एक बदलाव कर पाए और बहुत सारी चीज़ों को अपने मन मुताबिक कर पाए। तो संविधान में आपने बड़ी आस्था अभी जो जताई है, क्या बाकी नेता 282 सीट लेके बीजेपी काम नहीं किया है? अभी 303 में तो सारा कुछ कर दिया, 370 हटा दिया। नहीं, संविधान बदलने के जो बात भाजपा नेताओं, संविधान बदलने का तो किसने बदला? बीजेपी थोड़ी ना बदला है, बदला कांग्रेस ने। जब मौका मिला उसको तो वो मार्केटिंग का जो पेपर जैसा होता है ना, वैसे बना दिया, सुबह शाम उसको बदलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जज उसके खिलाफ बोलते हैं, उसको इम्पीचमेंट करने के लिए तक इन लोग तैयारी करते हैं कांग्रेसी वाले। जो आज आरोप लगा रहे हैं, ये सब कर चुके हैं लोग। लेकिन बीजेपी को राजनीति करता है संविधान का आधार पर, और उसके दायरे में कभी नहीं गया बाहर। जो भी कार्रवाई किया, जो भी अपना पार्टी का चाहे कार्यक्रम चलाते हैं या तो सरकार चलाते हैं, संविधान के दायरे पर उसको लेकर हम शपथ लेते हैं। बयान है वो तो ऑन रिकॉर्ड है कैमरे पर, उस बयान के बारे में नहीं, अगर कोई चीज को लेके बदल करना है, अब देखो धारा 370 हटाया, 3 तलाक भी हटा दिया ना, कहाँ संविधान पे हाथ लगाया? तो पार्लियामेंट है उसमें, अगर पार्लियामेंट में कोई लगता है देश के लिए जरूरी है, हमारे पास रहेगा तो हम उसको करेंगे। जैसा सीए का पारित किया हमने, ये भी तो संविधान का अमेंडमेंट ही होता है ना, तो ये जरूरी काम तो हो ही गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी देश की लोकतंत्र को, देश की एकता को, अखंडता को चैलेंज करती है। ऐसी कुछ धाराओं को बदलना है तो वो भी बदल जाएगा। अब आपकी अपनी व्यक्तिगत जो राजनीति उस पर आते हैं। आप मिदनापुर से एमपी थे, बहुत सक्सेसफुल तरीके से आपने राजनीति की 5 सालों में, फिर भी आपकी सीट बदल दी गई, अब आपको भेज दिया गया वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में। ये कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है टॉप लीडरशिप का कि आपको मिदनापुर वाली सीट से हटाया जाए? देखिए, चयन किया जाता है कैंडिडेट्स का जीतने का आधार पर, उसी प्रकार पार्टी को जहाँ जिसको चाहे लगेगा वो जीत सकता है, वहाँ पार्टी को डैमेज है ठीक कर सकता है तो वहाँ भेजा जाता है। ये पार्टी का अधिकार है और हम उसी को मान के चलते हैं। इसीलिए आज इस प्रकार जो परिवर्तन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से आए थे बनारस में लड़ने के लिए, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी मेदिनीपुर गए थे, हार के आई है, तो पार्टी को लाभ मिला। यूपी में लड़े तो मोदी जी चुनाव, तो वहाँ बड़ा वातावरण बना, तो लाभ हुई।
तो हमें भी लगा कि ऐसा कुछ पार्टी के चलते मेदिनीपुर तो जीता हुआ सीट है, ये एकदम से लगभग 2400 का मार्जिन था पिछले बार, तो इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए। वहाँ लगता है कि पार्टी को थोड़ा कमजोर है, तो बढ़ाने के लिए मुझे भेजा गया है, क्योंकि मैं तो संगठन करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन 2 बार चुनाव लड़ाया गया हमसे, हम जीत के आए हैं और जिताए भी लोगों को। तो इसीलिए पार्टी का भरोसा है कि वहाँ जाने से सुधार होगा। मैं आपके सामने जो है वो बड़ा दिलचस्प एक चरित्र है, जो नेता हैं और क्रिकेटर हैं, कीर्ति आज़ाद यहाँ पर, और उनके बारे में क्रिकेटर हैं तो वो तो ऑलराउंडर हैं, खेलते हुए कभी भी छक्का मार सकते हैं, कभी हो सकता है विकेट भी गिरा दें, तो उसके नज़रिए से क्या तैयारी, मतलब क्रिकेटर जरूर है, लेकिन कौन सा कंट्रीब्यूशन है उनका, रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई है ऐसा? वो बोलते हैं मैल्कम मार्शल को उन्होंने आउट की थी, वो जिंदगी में कितना रन किया है, ये बॉलर है, 12th मैन है, 11th मैन है, उसको हराना, आउट करना, ये उनका अचीवमेंट बोलते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, देश की प्रतिनिधित्व किया, हम उनको सम्मान करते हैं। ये राजनीति का खेल है, उन्होंने राजनीति भी किया 2-3 बार, और बीजेपी का सिंबल से जीत के आए हैं। बीजेपी से निकाल दिए गए उनको, तो पिछले बार उनका जो डिपॉजिट भी कैंसिल हो गया धनबाद में, तो वो भी अब राजनीति करने हैं, तो राजनीति का बोलिए कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने क्या किया है सोसाइटी के लिए, वहाँ जिताते रहे लोग बार बार। में राजनीति है, ये बात मैं कहना, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री, पिताजी का सरकार को भी बर्खास्त किया गया था, राजीव गांधी ने किया था, वो भी कोई अच्छी रिकॉर्ड नहीं है, बताने वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। और पार्टी से तो निकाले गए हैं, इंडिसिप्लिन व्यक्ति है, तो क्या बोलने के लिए क्या है लोगों के पास? अच्छा है कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, इसलिए अच्छी है। हाँ, लेकिन वो जिस प्रकार से यहाँ आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे लोग नाराज है, उनके पार्टी के लोग भी उनके साथ नहीं है। आप ही की पार्टी में थे वैसे वो पहले, आप ही के लोग, इसलिए तो हम जानते हैं कि क्या चीज़ है, यहाँ के लोग नहीं जानते, अब जान जाएंगे। आपको विश्वास है कि यहाँ पर आप निर्विरोध, लोगों ने ठीक ठाक उनको समझा दिया है, समझा करके, अतिथि तुम कब जाओगे करके भेज देंगे। अतिथि कब जाओगे, अच्छा फ्रेज है आपने। तो पार्टी के नज़रिए से बात करें, आप चूँकि स्टेट की राजनीति को लगातार लीड कर रहे थे, लेकिन स्टेट की राजनीति में और भी कई बड़े चेहरे हैं, और जिससे भी जब हम बात करते हैं कलकत्ता में पत्रकारों से और अलग अलग पॉलिटिकल नेताओं से, तो ये निकल कर आता है कि शुभेंदु अधिकारी हुए या और 1-2 नेता हुए, उनसे दिलीप घोष की पार्टी ने बहुत कांटों वाली टक्कर, आपस में ही खींचतान मची है, तो ऐसे में नुकसान आपका हो सकता है। ये इस लड़ाई में कितना सच है? जब नेतृत्व करने का जिम्मेदारी दिया, हमने आगे से नेतृत्व किया और पार्टी को बढ़ाया। नेचुरली पार्टी में परिवर्तन आता है, पता नहीं किस पार्टी में आता नहीं आता, जिसमें नहीं आता वो पार्टी ही परिवर्तन हो जाता है। बीजेपी में हमेशा नया लीडरशिप सामने आता है, अब देश भर में देखिए, राष्ट्र स्तर पर देखिए, प्रदेश स्तर पर देखिए, इसलिए पार्टी हमेशा तरुण रहता है, नौजवान रहता है। पार्टी में हजारों लीडर हमारे पास है, उनके पास तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, टीएमसी के पास नहीं है, तो अभी तो गुजरात से लाए, बिहार से लाए, यहाँ अगर कैंडिडेट होता जीतने का लायक तो नहीं लाते। तो बीजेपी की ये परंपरा रही है, नए लोगों को सामने लाते हैं। तो मैंने चलाया 6 साल पार्टी का, अब नए लीडरशिप आए, नौजवान लोग। शुभेंदु अधिकारी प्रतिष्ठित नेता है, तभी उनको पार्टी में लाया गया और तभी उनको जगह दिया गया है। अब हमारे ऑपोजिशन लीडर है वो। पर ये भी आरोप अंदर भी लगते हैं, बाहर भी लगते हैं। ये आरोप आपके ऊपर भी लग सकता है, आपके पास भी कोई नेता नहीं था, तो टीएमसी से एक जो एक्सपोर्टेड इंपोर्ट किया आपने और उसको नहीं, ठीक है, अगर नहीं नेता था तो जेता कैसे? यहाँ 18 सीट जीत के दिए ना, ये बात सही है, नेता नहीं था हमारे पास। पिछले 5 साल पहले जब चुनाव लड़े, यहाँ के लोगों को पूछिए, दिलीप घोष ही था बीजेपी में नेता, और मेरे कार्यकर्ता बोलते दादा यहाँ आना, यहाँ आना, सब जगह हम मीटिंग करते। आज 70 विधायक हैं और 18 सांसद है। दिलीप घोष का प्रेशर नहीं, मैं तो खाली अपने क्षेत्र में ही प्रचार करूँगा, कभी गए नहीं बाहर। एक दिन अंडमान गया था, मेरा पुराना क्षेत्र, और कहीं नहीं गया। तो सफिशिएंट लीडर है हमारे, फिर राष्ट्रीय नेता हैं, कर रहे हैं और पूरा टक्कर दे। उल्टा हो गया, टीएमसी के पास कोई नेता नहीं है। आपने लेकिन इसमें वो वाली बात बहुत अच्छे से हटा दी, साइड में कर दी कि पटती है कि नहीं, वो उनसे किसी तरह की आपकी टकराव है। पटने नहीं पटने की बात नहीं देखी, ये कहानी आप लोगों ने बहुत गढ़ा है। अटल जी अडवाणी की लड़ाई रही इतिहास में, फिर अडवाणी जी मोदी जी का लड़ाई रही, आप ऊपर स्तर पर हो, उसके पहले भी रहा। अब बंगाल में मैं आया तो मुझे अध्यक्ष बनाएगा, मेरे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल सिन्हा थे। कहानी चला कि राहुल सिन्हा दिलीप घोष का बहुत लड़ाई है। फिर मुकुल राय की एंट्री हुई, दिलीप घोष का मुकुल राय की एंट्री रहा। फिर शुभेंदु का आया, शुभेंदु का दिलीप घोष का। अब दिलीप घोष पिक्चर में नहीं है, आप शुभेंदु का और वर्तमान अध्यक्ष का बहुत लड़ाई है। ये मीडिया का टीआरपी बढ़ाने के लिए, समय बिताने के लिए ठीक है। भाजपा लड़ रहा है, भाजपा एक परिवार है और इसलिए भाजपा जीतता है। आपको लग रहा है कि इस बार जो 18 का आंकड़ा है वो आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है।
आपके ऊपर कंट्रोवर्शियल बहुत विवादित बयान देने का भी आरोप लग रहा है, मुख्यमंत्री को भी आप ऐसी भाषा में कई नहीं, बार जवाब दे विवादित देते बयान हैं। बोल सकते हैं, लेकिन जो बयान देता है मैं उसका कट देता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं किसी के खिलाफ बोलने का, लेकिन यहाँ की जो लेडी राजनीति, सीएम और ये सारी जो आते हैं, नहीं, आपको क्यों लेडी लगता और है कि- सीएम दो अलग नहीं होता है। सीएम होता है, हमेशा लेडी जोड़ देते हैं कि इसके खिलाफ कोई ना बोले। मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ, सीएम को नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? क्यों मेरे को लोग सपोर्ट करेंगे? बोला तब सपोर्ट किया, अगर गलत किया होता तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देते ना। पर बात इसमें सही है कि gender को- कोई शब्द चयन को लेकर विवाद हो सकता है, साल भर चलता है। जी। आज अंकल हैं इसलिए थोड़ा टाइट है मामला, और इसलिए अंकल के पास जाते हैं लोग। बाकी यही राजनीति पहले चलती है आपने बंगाल कहा था में। मौसा अब अंकल हो गए वो। इंग्लिश में तो वही होता है ना। करप्शन वाले मुद्दे पर मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। करप्शन को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और उसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया आरोप नहीं होगा। है, हाँ। प्रत्यक्ष है। अब कोर्ट ने उनके पीछे पड़ा है, सीबीआई ईडी कैसे दौड़ा रहा है देखिए ना। कितने मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है, 2 3 4 चेयरमैन एमएलए जेल में है, और छोटे बड़े नेता कितने, उसका कोई हिसाब नहीं है। सब चाय पी रहे हैं जाके ईडी सीबीआई का। कभी जो ED मौका CBI मिलेगा रोटी भी खाएंगे जाके तिहाड़ में, अब देख लीजिए। पर लेकिन ईडी सीबीआई के बारे में तो ये कहा जाता है कि मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर उसको विपक्षी पार्टियों को साधने का, उनको धमकाने डराने का वो बना दिया है। अच्छा, जब मोदी जी और अमित शाह को सीबीआई ने मुंबई ले गया था बुला करके, 10-10 घंटे उनका पूछताछ होती थी गुजरात दंगा के ऊपर, तब नहीं लगा किसी को। तब तो हम नहीं बोला कि जजती कर रही सीबीआई ईडी, काम ही उनका है। तो आप बदले की हम बात तो करें, वहां बदले से की निकल के राजनीति आए करें। ना। आज देखिए हमारे नेता नहीं तो ये बदले की आग राजनीति से निकल करके आए हैं। अगर सीबीआई ईडी सही काम कर रही है, अगर उनके घर से 100-100 करोड़ का नोट निकलेगा, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी एक एक नेता घर में, कोई नेता एमएलए जिंदगी में नहीं बना ऐसे 550 करोड़ का मालिक है जिला प्रेसिडेंट उसका। वो मछली का बिजनेस करता था, मछली काटता था बाजार में बैठ करके। ऐसे लोग, डिलीवरी बॉय था, सैकड़ों करोड़ का मालिक हो गया है, तो उसका घर में छापामारी होगा और नोट निकलेगा, उसके बाद कोई बोलेगा तो मानेगा क्या? करो, यही तो काम है ईडी सीबीआई का, घर घर से सामान निकालना। शाहजहां शेख का घर में जाकर खोद करके विदेशी बंदूक निकाला, AK-47 निकाला, तो एनआई का तो वही काम है, तो गलत क्या है? उसमें नाराज हो जाएगा मतलब क्या है? जिसे आपने कहा कि पहले उनके साथ पूछताछ हुई, अब वो पूछताछ करवा रहे, तो इसमें लगता है कि कहीं सीबीआई तो हमेशा किया ना ऐसा। आप तो उस समय उस तरफ थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं था, अब आपके सामने आ गया मामला तो आपको प्रॉब्लम। हम तो कभी रास्ता जाम नहीं किया। यहाँ उनके ऑफिसर के घर में सीबीआई गई तो ममता बनर्जी रास्ता में उतर गए उनका पुलिस अफसर को बचाने के लिए, रास्ता जाम किए, प्रदर्शन किया, उनके लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया, तो हमारे पार्टी ऑफिस तोड़फोड़ किया गया। तो ये तो उन्होंने किया है। और यही ममता बनर्जी जब अपोजिशन में थी रोज चिल्लाती थी सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। आज सीबीआई को देखने डरते हैं, बुखार आ जाती है। क्यों? समथिंग रॉन्ग। पर मैं थोड़ा सा बीजेपी के भी करप्शन की बात पे आ रहा हूँ। आरोप ये लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह से पैसे का लोगों ने चंदा दिया है, और उसमें कुछ रिपोर्ट्स भी हैं इस तरह की जिसमें ये साफ हो रहा है कि लोगों के घरों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स गई और उसके बाद उन लोगों ने चंदा दिया। ऐसी बड़ी सारी कंपनियां हैं, तो ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस गंभीर आरोप है। बोल सर, रहे मैं एक हैं बार कंप्लीट कर लूं। इलेक्शन बॉन्ड का फायदा उन्होंने लिया कि नहीं? कौन सा पार्टी नहीं लिया? सबको भी मिला होगा। जिसका साइज, जिसका वजन जैसा, उसको उतना ही चंदा मिला। किसी को नहीं मिला, उसका ना एमएलए ना एमपी, उसे चंदा क्यों दे लोग? नहीं, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए आपको मिला है। 18,000 में से 12,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है 5 सालों में। टीएमसी को कितना मिला? 4,000 करोड़ से ज्यादा। नहीं 15-16 में देखिए, नहीं मैंने देखा है सर, कांग्रेस से भी ज्यादा इनको मिला है। इनका बलिया कांग्रेस से ज्यादा है क्या? नहीं, कांग्रेस से ज्यादा बड़ा बलिया में इनका है। एक तो एक स्टेट में है, वो लोग कई स्टेट में है, उनके एमपी भी ज्यादा है। उसी हिसाब से हम अगर 10-15 प्रदेश में सत्ता में, तो चंदा तो हमको देंगे ही लोग। उसी आधार से हमको तो 10 गुना मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? लिया सबने, खाया सबने। हाँ, ये कानून था, ये पार्लियामेंट में पारित हुआ कानून, उसके आधार पर लोगों को मिला है। आज सुप्रीम कोर्ट लगा गलत है तो मना कर दिया। मना तो आप ही लाए थे ना, तो हम ही लाए थे, सबको अपनी सुविधा के लिए, अपने फेवर में लाए थे। आज जो काला धन चलता है उसको व्यवहारिक ढंग से, एक न्यायिक ढंग से लोग तो देते हैं चंदा, हमें चंदा चाहिए भी चुनाव लड़ने के लिए। एक कानूनी ढंग से इसका व्यवस्था किया था, पार्लियामेंट ने किया था भाई। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूँ सर, एक तो जो प्रोपोर्शन है, ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि इनके पास 300 सांसद हैं और इनके पास 50 सांसद हैं या 10 सांसद हैं या 20 सांसद हैं,
तो उसके हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड का बंटवारा होगा, ऐसा कोई सिस्टम बंद में का कोई नहीं, चंदा की मैं कह रहा हूँ। चंदा वही ऐसा कोई आज बोलिए बंटवारे का नहीं है। सीपीएम का यहाँ एमएलए भी नहीं, एमपी नहीं भी, कौन पागल जिसको चंदा देगा? व्यवसायी चंदा क्यों देता है? उसको भी बदले में कुछ मिलता है ना सुविधा पार्टी से। तो आपकी पार्टी यार पार्टी के साथ रहता है ना, तो वो लोग जब सत्ता में तो उनको मिलता था, कांग्रेस जब सत्ता में तो उनको हमसे ज्यादा मिलता था। क्यों मिलता था? ये व्यवहारिक बात है। तो दिया है लोगों ने, देते हैं। जो सत्ता में है उनका कोई समस्या हो समाधान करता है जो पार्टी, उसको देते इलेक्टोरल हैं। बॉन्ड पे थोड़ा सा और मुझे बता दीजिए। मुझे नहीं बोलना है बॉन्ड पर, बोलने के लिए बहुत लोग हैं। एक चीज बस उसमें केवल और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी थी? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जज ने दिया है ना, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट चर्चा ने तो करना? कहा कि ये पूरा ही पूरा तो सुप्रीम असंवैधानिक कोर्ट रास्ता बताया ना, लोग चंदा देंगे, चंदा लेंगे, राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, तो उसका आधार क्या होगा? फिर काला धन की बोलबाला होगा। इसलिए पार्टी ने एक व्यवस्था लाई थी। अगर आज वो सही नहीं है, कोर्ट ने मना कर दिया तो मना है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोर्ट का जजमेंट है ना। अब दूसरा रास्ता निकाला जाए, नहीं तो फिर वही काला धन का बोलबाला होगा। नहीं होना चाहिए। ब्लैक मनी आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रुक रही थी? बिल्कुल, चंदा तो वही देते थे, लेकिन एक कानूनी ढंग से चंदा देते थे लोग। वो दिखाते थे हमने इतना दिया, पार्टी बोलता था मुझे इतना मिला। ये तो किसी को पता ही नहीं चलता आप था ना, देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट आप ने 12,000 कहा करोड़ खर्चा हम करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, अब दिखाएंगे नहीं वैसा। पार्टी देगा भी, पार्टी लेगा भी, कोई देगा भी, वो हिसाब में नहीं आएगा सरकार के पास। क्या होगा? इसके पहले होता था तो क्या हुआ? एक व्यवस्था तो था ना कम से कम। नहीं, पहले इलेक्टोरल ट्रस्ट था और उसके अलावा डायरेक्ट चंदे की व्यवस्था थी जिसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता था। ऐसा नहीं अभी भी डिस्क्लोज होता है ना। हाँ। उसका एक सिस्टम बनाया पार्टी ने, हाँ। और सारे पार्टी उसकी सुविधा लिए हैं, तो विरोध क्यों नहीं किया उस समय? वैसा खपाखप ले लिया। हमारे टीएमसी तो बोलते हैं हमने नहीं लिया, हमारा पार्टी उसके सामने कोई डाल के चला गया। डाल के चला गया, और डालने की जगह नहीं मिला उनको। तालाब में क्यों नहीं डाला? मेरे घर के सामने क्यों नहीं डाला? सीपीएम वालों को क्यों नहीं डाला? लेना सब कुछ नीचे से और बोलना ऊपर से। तो ये सब चालाकी छोड़िए। पार्टी ने सिस्टमेटिक व्यवस्था की थी, आप उसको मना किया तो दूसरा व्यवस्था निकालिए। दूसरी व्यवस्था की बात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। इस समय जो चुनाव में हो रहा है मैं उस पर आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री लगातार हर मंच से अब हिंदू मुसलमान का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं लेने दूंगा इनको वो। और साथ में वो एक और बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि आपका हिस्सा यानी हिंदुओं का हिस्सा छीन कर मुसलमानों को। अब जबकि ये बात अब तक जो मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा उसमें कहीं नहीं है। तमाम और लोगों ने भी इस बात की ताकीद की, कहीं नहीं। ये झूठ बोलने की नौबत क्या? आज तक क्या बोले मनमोहन सिंह? देश की प्रॉपर्टी में पहला हक संख्यालघु पर है। ये स्टेटमेंट है कि नहीं? नहीं वो मैं है कि नहीं? नहीं, ये बोले मानना पड़ेगा आपको। ये स्टेटमेंट नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर थे तब बोले, भाषण में बोले हैं। मैं बता रहा हूँ, वो पूरा स्टेटमेंट उनका है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का इस देश की उसमें जो इक्वलिटी का मसला है उसमें पहले उनको, तो बाकी लोगों का क्यों नहीं पहले? तो ये सारे लोग आप संविधान पर बात करोगे, संख्यागुरु को अलग कर दोगे, हक दोगे, अधिकार किसने दिया उन्होंने? और यहाँ वेस्ट बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी 1 में दर्जा दिया गया, हिंदुओं को बाद में दिया गया है। ये ट्रेंड है, व्यवहारिक है, किया है उन्होंने। संविधान कहाँ दिया धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन का? नहीं दिया। क्यों? दे के रखा है। वेस्ट बंगाल में हॉस्पिटल मुसलमानों के लिए अलग है, ITI, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब मुसलमान के लिए अलग है। क्यों भाई? ये किसने अधिकार दिया आपको? आपका विश्वास नहीं है आपका काम पर कि मुसलमान के लिए हमेशा अलग करना पड़ता है? एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाह रहा हूँ सर। इस देश में 2 कमेटी, सच्चर कमेटी बनी और रंगनाथ मिश्रा आयोग बना, और इन दोनों कमेटियों में बहुत साफ उभर कर आया है कि मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर बहुत अशिक्षा है, बहुत समस्याएं हैं। लिटरेसी के अलावा उसमें शादियों को लेकर, जैसा आपने 3 नहीं, मैं कह रहा हूँ बंगाल के मुस्लिम सबसे गरीब है, ये सच्चार कमेटी बोला है। तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार रहेगी? नहीं, तो उसको सत्ता में रहे हम तो आप अपलिफ्टमेंट के लिए क्या विकल्प होगा? आप कह रहे रिजर्वेशन नहीं लेने दूंगा या और कोई तरीका नहीं? क्यों रिजर्वेशन देंगे? तो अपलिफ्ट कैसे करेंगे? मोदी जी ने जो काम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी सीमा के ऊपर लाया। आप सीधे ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारी प्रायोरिटी नहीं है? किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं है। आपके लिए संविधान जितनी दी है उसी पर आप वहां संविधान की बात नहीं मानोगे, और मेरे लिए संविधान नहीं, मैं संविधान की बात, संविधान के आधार पर जो रिजर्वेशन चल रहा है उसको मना कर नहीं किया किसी ने। जब आप मोदी क्या बोलते हैं कि गुजरात में मुसलमान के लिए आपने क्या किया? उन्होंने बोले मैं हिंदू मुसलमान का नहीं किया, 6 करोड़ लोगों के लिए किया है। आज देश में जो गरीब कल्याण योजना का काम चल रहा है, घर बनाना, गैस, रेशन, वैक्सीन से लेकर के गरीब किसान सम्मान निधि, मुसलमान को नहीं मिला क्या? मैं तो कहता हूँ बंगाल में मुसलमान को ज़्यादा मिला, क्योंकि गरीब है। अगर हमारी योजनाओं के चलते मुसलमान को लाभ हो रहा है
तो ये तो सही एडमिनिस्ट्रेशन ये होना चाहिए ना, डेवलपमेंट। आपको भरोसा नहीं अब डेवलपमेंट पर, क्यों इसको खुश करना उसको खुश करना, आप पॉलिटिक्स करते हैं, वोट पॉलिटिक्स करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। सर मैं इसको एक लाइन विरोध में, करेंगे। आपने अब योजनाएं बड़े अच्छे से गिनाई और ऑब्वियसली उसका फायदा मिला ही होगा, सबको मिला होगा, पर मेरा एक लाइन में कि एक प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान देना शोभा देता है कि मैं मुसलमानों अच्छा, को दिलीप घोष जब विरोध करता है तब गलत हो गया, वितर्कित हो गया। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। जब मोदी जी बोलते हैं असंवैधानिक काम का विरोध करते हैं तो गलत हो। प्रधानमंत्री की ये हिम्मत है, और ये बोलने के बाद भी उनको वोट मिलता है। लोग तो हरा देते हैं उनको कि भाई मोदी भाई ने गलत बोल दिया है। मोदी जी की हिम्मत है, संविधान पर चलते हैं और संविधान की बात करते हैं, और जो गलत करते हैं उनको हराते भी हैं, और लोगों ने हराएंगे इन लोगों को। ये चालाकी बंद हो जाए, वोट पॉलिटिक्स ये बंद हो जाए। देखिए, बस आखिरी सवाल सर मेरा ये कि आपने जब स्कीमों का जिक्र किया, ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक है, बहुत बड़ा जो उनका एक चुनावी मुद्दा है, वो ये है कि केंद्र सरकार लगातार जो स्टेट का हक है, राज्यों का हक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार उनके हक मारती रही है, और उनको जो वाजिब उनका हिस्सा उसको देने से कतरा उनको पूछिए कौन सा डिपार्टमेंट में कितना हक था और कितना कम दिया है। सब जगह ज़्यादा दिया है, केवल हिसाब मांगा है। ममता बनर्जी जिंदगी में किसी को हिसाब नहीं देते हैं, झगड़ा करते हैं। 2,29,000 करोड़ रुपया छोटी मोटी रकम नहीं है, उसकी कोई हिसाब नहीं। ये सीएजी ने बताया, हमने बीजेपी ने नहीं बताया। पर जीएसटी के टैक्स के मामले में जीएसटी का जो स्टेट का है वो भी नहीं देती केंद्र सरकार, ऐसा क्यों है? इनके यहाँ पर प्रोडक्शन होता नहीं है, केवल सेल होता है, इसलिए उनको जीएसटी ज़्यादा मिलता है। महाराष्ट्र से प्रोडक्शन होकर यहाँ सेल होती है, महाराष्ट्र प्रोडक्ट करता है, उसको जितना नहीं मिलता यहाँ ज़्यादा मिलता है। अब देख लिया, हर महीना आ जाता है समय पर, सब घटक जाती है। अब संदेश खाली चलिए, लोग बोलते हैं कि ऑफिस में जाओ, पार्टी ऑफिस में सिग्नेचर करके आ जाओ और नरेगा का पैसा आपको नहीं मिलेगा, सिग्नेचर करना है। लूटते थे सबको, आज पब्लिक उसके खिलाफ है, इसलिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बात सीपीएम भी बोलता था, हमारा पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा नहीं दिया। अच्छा। ये भी वही राजनीति बंगाल की यही होती है। पर ये केवल बंगाल की बात नहीं, कर्नाटक की भी सरकार ने इस तरह के यही आरोप लगाया। जितना विरोधी सरकार इन्हीं से ट्यूशन लिया उन्होंने। आप उनको हिसाब आप कह रहे हैं कि पूछिए, सारे विरोधी गलत हैं, केवल आप सही हैं। आप हिसाब पूछिए। लोग पैकेज लेके आते हैं, देते हैं, हिसाब पूछिए उनको कि भाई आपका हक कितना होता है और कितना दिया है। मोदी जी ने सबको ज़्यादा दिया है और कभी भी देने के लिए तैयार है। आप जाओ बात करो, बैठे उनके साथ, वो नहीं है यहाँ झगड़ा करोगे। जब बैठक होगा, चीफ मिनिस्टर मीटिंग में नहीं जाएगी, तो आप कह रहे हैं आप जाओ बात करो, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में नहीं जाती है। जो स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीटिंग होता है उसमें नहीं भेजेंगे। यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, गरीबी सी रेखा के नीचे है। जी। फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में इन्होंने नहीं भेजेगी, क्यों? झगड़ा करना है, वो तो पैसा तो आ ही जा रहा है, और बाकी झगड़ा करके राजनीति हो रही है। ये उनकी ये राजनीति का तरीका है। इससे बंगाल को नुकसान हो रही। स्वतंत्रता के बाद बंगाल हर बात में आगे रहता था, आज देखिए 6, 7, 8, 9 नंबर में क्यों गया भाई? सारा देश आगे बढ़ रहा है, आप पीछे जा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, फायदा क्या है? नवीन बाबू तो बगल में है ना, वो भी विरोधी राजनीति करते हैं, कभी बोलते हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, आगे बढ़े। लोगों ने उनको वोट दिया है, तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं हर बार। नहीं भाई, उनको मैं क्या करूं, लोग वोट देकर जिताते क्यों हैं? हम बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है? वहाँ की जनता उनके साथ क्यों है? कभी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। और मोदी को बोलते हैं कि मोदी जी हम जीतने के बाद आप आइए, ये भी बोलते हैं। मंगलसूत्र का जिक्र करने की क्या जरूरत है सर? अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है आप, इसका मंगलसूत्र है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मंगलसूत्र तक छीन के भेज देगी कांग्रेस, इस सब का जिक्र करने प्रतीक की भाषा होती है ना। जब हिंदू समाज की हर चीज में उन्होंने लूटा है, असम्मान किया है, राम मंदिर का विरोध किया है ममता बनर्जी ने, और यहाँ उसका खिलाफ जुलूस निकाला, और जगन्नाथ मंदिर बना रही है, राम मंदिर के खिलाफ हमेशा बोला। नहीं, वो तो चंडी पाठ कर रही थी, उन्होंने तो अपने वो तो गलत पढ़ती है ना, वो भी सही पढ़े तो वो क्यों गलत कर रही है? जब मजबूरी में आती है तब करती है। आपको आता है पूरा सर? हमें नहीं आता, हम दिखाते नहीं है। अच्छा। हम गीता पढ़ते हैं, गीता आता है हमको, हम चंडी क्यों बोले? अब जो आता है वो बोलो। राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया कांग्रेस ने। अब राम मंदिर में उनको न्योता भी मिला है, कुछ लोग गए, कुछ जय श्री राम बोल रहे हैं, यहाँ भी लोग जय श्री राम बोलने लगे, बाकी सारे बोलेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.